हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि जब एक ऊंची इमारत गिरती है तो उसके आसपास की छोटी बड़ी इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है, जिसे कोलेटरल डैमेज कहा जाता है। अक्सर उसी बड़ी इमारत के हादसे में उन छोटी इमारतों के दर्द को कोई याद नहीं रखता, जैसे उनका दर्द ही ना हो और एक बड़े मकसद की तकमील के लिए ये फजूल ही खर्च हो गई। जब 1947 में हिंदुस्तान में अपना कब्जा जमा कर बैठे ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत गिरी तो उसकी वजह से पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जलजिला सा आ गया और इस जलजिले से हुए कोलेटरल डैमेज ने इस पूरे रीजन का फ्यूचर बदल कर रख दिया। जहां एक तरफ हिंदुस्तान को ब्रिटिशर से आजादी मिली, वहीं दूसरी तरफ हमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द भी मिला। इसी के कोलेटरल डैमेज में एक और पंजाब खून से सन गया तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल भी उजड़ कर रह गया। लेकिन आज हम बात करेंगे उस इमारत की जो इसी कोलेटरल डैमेज का शिकार हुई, मगर इसकी बात कोई कहीं नहीं करता और इसीलिए बीते 75 सालों से यहाँ के बाशिंदे चीख चीख कर दुनिया को अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई तो उनकी आपबीती पर ध्यान दे कि उनके साथ क्या हुआ है और कैसे आज उन्हें अपने ही वतन से बेदखल किया जा रहा है। यहाँ हम बात करें बलूचिस्तान की। In Pakistan, hundreds of Baloch protesters marched towards Islamabad against the alleged Baloch genocide and enforced disappearances. As a woman from Balochistan, I can testify that life for a woman in Pakistan is a tough one. Our people are being extrajudicially killed and our people are being forcibly displaced. कि बलूचिस्तान जो आज़ाद था उसे वापस उसकी आज़ादी दी जाए। हमें हमारे मुहाफिज चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान से। जी हाँ, शुमाल में अफगानिस्तान और जनूब में बहरा अरब, मगरब में ईरान और मशरिक में पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रोविंस से घिरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान। वही बलूचिस्तान जो हड़प्पा संस्कृति के दौर से ही फल फूल रहा था, लेकिन आज जिसकी अपनी सांसें टूटने लगी हैं, ये अपनी खुद की पहचान बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो चलिए आज हम इस सुलगते बलूचिस्तान के अंगारों से बड़ी दास्तान समझते हैं और जानते हैं कि कैसे एक वक्त में हंसता खेलता बलूचिस्तान आज पाकिस्तान और चीन के बीच शतरंज की विसात का एक मोहरा बनकर रह गया है। लेकिन उसकी कहानी को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बलूचिस्तान है क्या। यहाँ पर सबसे पहली समझने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान एक जियोग्राफिकल रीजन होने के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों की एथनिक आइडेंटिटी भी है। वो लोग जो इस रीजन में सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। यूं तो अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की एविडेंसेस की माने तो इस रीजन में इस वक्त से सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, जिसके आसार हमें सिब्बी के प्राक और मकरान के पिठानी दाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम आज के बलूचिस्तान को नक्शे पर ढूंढें तो हम पाएंगे कि ये पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न रीजन में मौजूद है, लेकिन इसके कुछ हिस्से ईरान के साउथ ईस्टर्न रीजन और अफगानिस्तान के साउदर्न रीजन में भी हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान इन तीनों मुल्कों के बीच एक ट्राई जंक्शन रीजन पर मौजूद है। यहाँ पर हम आपकी मालूमात के लिए बता देते हैं कि ये रीजन अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, कॉपर, सल्फर, फ्लोराइड और गोल्ड के लिए फेमस है और पाकिस्तान के टोटल गैस प्रोडक्शन का 40% से ज्यादा इसी रीजन से प्रोड्यूस किया जाता है। यही नहीं, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े कॉपर और गोल्ड के रिजर्वायर होने के भी प्रूफ मिले हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये रीजन पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही रीजन से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर ये पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट रीजन है तो ये इसका सबसे डेवलप्ड रीजन भी होना चाहिए। लेकिन यही हमारी सोच गलत हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा होता है, कुछ वैसे ही बलूचिस्तान के साथ हुआ है। तो चलिए हम इसकी कहानी भी शुरू से सुनते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बनाए जाने के साथ साथ उनमें आने वाली ऑटोनोमस प्रिंसली स्टेट्स को यह ऑप्शन दिया गया कि वो उनमें से किसी भी एक मुल्क को चुनकर उनमें शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, इस एक्ट के अंदर यह भी माना गया कि 15 अगस्त 1947 तक जो प्रिंसली या इंडिपेंडेंट स्टेट इनमें से किसी एक मुल्क को नहीं चुनते, उन्हें आजाद या ऑटोनोमस रहने की आजादी दी जाएगी, जिसमें वो उनमें से किसी एक या दोनों मुल्कों के साथ फ्यूचर में अपने ताल्लुकात रखने के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद होंगे। वहीं अगर हम आज के बलूचिस्तान को 1947 के नक्शे में ढूंढें तो हम पाएंगे कि वो उस वक्त कोयटा, नसीराबाद, नोशकी और बोलान एजेंसी के आसपास की ब्रिटिश चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के साथ कल्लात, लसबेला, मकरान और खारान के नाम से 4 प्रिंसली स्टेट से मिलकर बनता था। उनमें से प्रिंसली स्टेट ऑफ कल्लात, जो आज के बलूच स्टेट का हिस्सा है, उसने अपने लिए आजादी चुनी, जिसके तहत उसने पाकिस्तान में शामिल होने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। साथ ही अपने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के जरिए कल्लात ने खुद को एक आजाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने कुछ वैसा ही किया जैसे इंडिया ने कश्मीर में किया था और 1947 का साल खत्म होते होते पाकिस्तान ने अपनी चाल से कल्लात को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। यही नहीं, उसने कल्लात के रहनुमा खान ऑफ कल्लात अहमद यार खान को बंदूक की नोक पर मजबूर करके कल्लात से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन भी करवा लिया और इस तरह जून 1948 आते आते पाकिस्तान ने सारा बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल
शामिल कर लिया। लेकिन बंदूक की नोक से हासिल किए हुए बलूचिस्तान ने घुटने नहीं टेके और यहीं से बलूचिस्तान की असल बगावत शुरू हुई। लेकिन ये बगावत और उससे जुड़ी इंसर्जेंट मूवमेंट कुछ मराहिल भी आगे बढ़ी। तो चलिए अब हम बलूचिस्तान की इस बगावत को थोड़ा करीब से जान लेते हैं। अब तक जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की फौज ने कल्लात के खान को मजबूर करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर उनके दस्तखत तो ले लिए, लेकिन खान के भाई प्रिंस करीम खान ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इस इनकॉर्पोरेशन को मानने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी का झंडा बुलंद करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का पहला बीज भी बो दिया था। हालांकि उनके लिए बलूचिस्तान में रहते हुए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में पनाह ले ली और वहीं से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी, जो अलग अलग फेजेस में ही सही लेकिन तब से लेकर आज तक 75 साल गुजर जाने के बाद भी जारी है। अगर हम तारीख दानों और पॉलिटिकल एनालिस्ट के माने तो बलूचिस्तान की बगावत 5 फेजेस में आगे बढ़ी, जिसमें पहला फेज तो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ ही 1948 में शुरू हो गया था। अहमद यार खान के भाई अब्दुल करीम खान ने अपने साथ करीब 700 लोगों को मिलाकर गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दी थी और कहा कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान का साथ, हम आजाद रहना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसके रिएक्शन में अब्दुल करीम खान ने 1950 तक कई अटैक्स पाकिस्तान आर्मी पर करवाए और आखिरकार हुकूमत ने उन्हें और उनके साथ 142 साथियों को अरेस्ट करके कोयटा जेल में बंद करवा दिया और अब्दुल करीम खान का चैप्टर यहाँ पर खत्म। लेकिन उसके बाद वक्फे से आजादी के लिए एक के बाद एक नया कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। इन बलोचों का गवर्नमेंट के खिलाफ अब्दुल करीम खान के बाद दूसरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 1958 में, जो नवाब नौरोज खान ने शुरू किया, जिन्हें बाबू नौरोज के नाम से भी जाना जाता था। बलूचिस्तान में उस वक्त जहरी ट्राइब रहा करते थे और नौरोज खान उनको लीड किया करते थे। कबीले के सारे फैसले यही किया करते थे। अब इस दौर में ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज जो बांग्लादेश है वो एक सिंगल बॉडी हुआ करता था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान जो आज पूरा पाकिस्तान है ये 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने 1955 में एक 1 यूनिट प्रोग्राम पास करवाया। इस प्रोग्राम में उन चारों प्रोविंसेस को मर्ज करके ईस्ट पाकिस्तान की तरह एक सिंगल बॉडी बनाया जाएगा और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को काफी हद तक लिमिट करना होगा, यानी प्रोविंसेस आजादी से पहले अपने फैसले खुद ले सकते थे, लेकिन अब क्योंकि ये एक सिंगल बॉडी होंगे तो गवर्नमेंट ही उनके सारे फैसले करेगी। अब इस स्कीम से नौरोज खान अलर्ट हो गए कि गवर्नमेंट उनके मामलात में भी कहीं इंटरफेयर न करना शुरू कर दे। ये सोचते हुए उन्होंने भी अपने साथ कुछ कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और अब्दुल करीम खान की तरह बगावत कर दी कि हमें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए, हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। करीब 1 साल यानी 1958 से 1959 तक नौरोज खान और उनके साथ करीब 1000 सेपरेटर्स ने एक गोरिल्ला वार लड़ी। नौरोज खान ने ये गोरिल्ला वार पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ी और आखिर आर्मी ने उन्हें और उनके साथ कुछ साथियों को कुरान का वास्ता देकर हथियार डालने को कहा और जब उन्होंने हथियार डाल दिए तो उन्हें अरेस्ट करके हैदराबाद जेल में डाल दिया गया। नौरोज खान के 5 फैमिली मेंबर्स यानी उनके बेटे और भतीजों को पाकिस्तान फौजियों के कत्ल के जुर्म में फांसी दे दी गई और 1965 में जेल में उनकी भी मौत हो गई। उन पहले 2 कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद से ये बलूचिस्तान की आजादी का इशू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। 1960 के बाद से काफी नई सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि वक्त के साथ साथ बलूचिस्तान के लोग ये समझ चुके थे कि उनके घर का खाना साथ वाले घर को दिया जा रहा है, जबकि घर के बच्चे खुद भूखे मर रहे हैं। और यहाँ से शुरू हुआ तीसरा कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें उन सब सेपरेटिस्ट को लीड कर रहे थे मरी ट्राइब के हेड शेर मोहम्मद बिजरानी मरी। दोस्तों, बिजरानी पहले के सेपरेटिस्ट के मुकाबले में काफी होशियार इंसान थे। उन्होंने गवर्नमेंट से 1 यूनिट प्रोग्राम खत्म करने के साथ साथ नेचुरल गैस से जनरेट होने वाला रेवेन्यू का कुछ शेयर सब ट्राइबल लीडर्स में डिवाइड करने की डिमांड भी की, लेकिन हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया और उसके रिएक्शन में बिजरानी ने कई हमले शुरू कर दिए। बिजरानी वो पहले बलोच थे जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट मॉडर्न गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। क्योंकि बलूचिस्तान एक पहाड़ी इलाका है तो बिजरानी ने बड़ी होशियारी से उन पहाड़ों में अपनी खुफिया बेसिस बनाई। शुरू में उन्होंने बलूचिस्तान में काफी उधम मचाया। उन्होंने वहां पर मौजूद आर्मी के कैंप्स पर हमले किए, कई रेलवे ट्रैक्स पर धमाके किए और फौज इन्हें पकड़ने में नाकाम रही, क्योंकि ये सब पहले के सेपरेटिस्ट की तरह जमीन पर नहीं रहते थे, बल्कि ये अटैक्स करने के बाद पहाड़ों के अंदर अपनी बेसिस में छुप जाते थे, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो आर्मी जीप्स वहां आसानी से पहुंच सकती। लेकिन फिर बिजरानी की ये सेपरेट मूवमेंट भी काफी ज्यादा अरसा तक नहीं चल सकी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने भी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों पर अपनी बेसिस बनाना शुरू कर दी थी और फिर उन बलोचों की बेसिस को ढूंढकर आर्मी ने उन्हें एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। और आखिर जब बिजरानी को लगा कि अब मजीद नहीं छुपा जा सकता तो उन्होंने हथियार डाल दिए। 6 साल तक तकरीबन ये कॉन्फ्लिक्ट चला। 1963 में शुरू हुआ और 1969 में ये सीज फायर पे जंग खत्म हुई। अगले साल 1970 में याया खान जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1 यूनिट को खत्म कर दिया
कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसके बाद बलूचिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के चौथे सूबे की हैसियत से देखा जाने लगा, जिसने पहले के सारे प्रिंसली स्टेट्स को और गवादर को भी शामिल किया था। इंटरेस्टिंगली गवादर शुरू से पाकिस्तान के पास नहीं था, बल्कि 1958 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फिरोज खान नून ने 5.5 बिलियन रुपीस में सुल्तान ऑफ ओमान से खरीदा। यानी गवादर 1958 के बाद से पाकिस्तान का हिस्सा बना, उससे पहले ये ओमान की टेरिटरीज में आता था। तो 1973 में शुरू हुआ चौथा कॉन्फ्लिक्ट, वन यूनिट पॉलिसी खत्म होने के बाद भी बलोच सेपरेटिस्ट वक्फे वक्फे से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक्स करते रहे और इस दफा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन सेपरेटिस्ट को रोकने के बजाय सीधा इनके अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करवा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये ट्राइबल और अपोजिशन लीडर्स ही उन सेपरेटिस्ट को भड़काते हैं। और उन सबको अरेस्ट करने के बाद बलूचिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। उसके अलावा भुट्टो ने सरदारी निजाम को भी खत्म करवाया और सरदारी निजाम जैसे आमतौर पर गांव देहातों या पंचायत होती है, उसी पंचायत को बलूचिस्तान में सरदारी सिस्टम कहा जाता है।